मुंबई इंडिया की ऐसी पहली सिटी होने वाली है जिसमें 2 एयरपोर्ट होंगे और सभी हेडलाइन पे एक ही नाम है, अडानी। एक बड़ा सवाल ये आता है कि रेलवेज तो गवर्नमेंट चला रही है, ट्रेन के डब्बों में तो किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा होता, तो एयरपोर्ट में ऐसा क्यों दिल्ली एयरपोर्ट पे दिखता है GMR का नाम और बैंगलोर एयरपोर्ट पे फेयरफैक्स का? क्यों गवर्नमेंट इन्हें खुद नहीं चलाती? टिकट्स तो हम एयरलाइन कंपनी से खरीदते हैं, तो इनका क्या रोल है? आज के वीडियो में ऐसी कंपनीज जो ये एयरपोर्ट पार्टनरशिप करती है, हम इनका धंधा डिकोड करेंगे। कैसे कमाते हैं ये पैसे, कैसे चलाते हैं इतने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर को। अगर एक सिंपल लाइन में समझें तो एयरपोर्ट चलाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब क्योंकि एयरपोर्ट्स को मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता, तो बहुत सारी कंपनीज गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर साथ में एयरपोर्ट्स को मैनेज करती हैं। इंडिया एविएशन इंडस्ट्री में एक मेजर ग्रोथ नोटिस कर रहा है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करना पसंद करती हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ग्रोथ का स्कोप है। लेकिन एयरपोर्ट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पूरा प्राइवेट भी तो नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं और साथ में मिलकर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन पार्टनरशिप के सिंपल गोल्स हैं एयरपोर्ट को डेवलप करना और उनके जनरल ऑपरेशंस को मैनेज करना। ऐसी पार्टनरशिप में गवर्नमेंट को मिल जाती है फिक्स इनकम एंड प्राइवेट कंपनीज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पैसा कमाते कैसे हैं? आजकल एयरपोर्ट्स एक कमर्शियल हब से कम नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो, क्या एयरपोर्ट आपको किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कम लगता है? ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनीज एयरपोर्ट को डेवलप करने में इंटरेस्ट शो करती है। एयरपोर्ट के रेवेन्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल। एरोनॉटिकल ये वो पैसा है जो डायरेक्ट एविएशन की वजह से आता है। जब कोई प्लेन रनवे पे लैंड करता है तो ऑपरेटर उससे लैंडिंग फीस चार्ज करता है। अगर प्लेन को पार्किंग स्पेस चाहिए तो उसका रेंट अलग। इसके अलावा आपके टिकट में एक कंपोनेंट होता है UDF, यूज़र डेवलपमेंट फ़ी। ये पैसा डायरेक्टली ऑपरेटर के पास जाता है टर्मिनल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो चार्जेस हैं ये गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी मैनेज करती है। ये कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। तो असली ग्रोथ कहाँ से आती है? नॉन एरोनॉटिकल। ये है एयरपोर्ट का असली गोल्ड माइन। आपने नोटिस किया होगा एयरपोर्ट पर अगर एक पानी की बोतल भी लेने चले जाओ तो वो भी 400-500 की पड़ती है। इस प्राइसिंग पर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होती। इसीलिए ऑपरेटर्स अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए या तो किसी वेंडर को आउटसोर्स करते हैं और उससे हाई रेंट चार्ज करते हैं, या फिर वो उस रेवेन्यू का शेयर ले लेते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स, प्रीमियम लॉन्जेस, कार पार्किंग, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑपरेटर के पास फ्रीडम होती है कुछ भी चार्जेस रखने की। ऑपरेटर्स यही एम करते हैं कि आप सारी शॉप्स को देखते हुए जाओ और आपकी गेट्स की प्लानिंग भी ऐसे ही की जाती है। इसलिए एयरपोर्ट्स अब फ्लाइट पकड़ने की जगह नहीं बल्कि कमर्शियल हब बन चुके हैं। लेकिन एयरपोर्ट पे तो यूनिफॉर्म में काफ़ी लोग होते हैं, लाइक पुलिस ऑफिसर्स, CISF, इमिग्रेशन, कस्टम वाले। तो ये सब क्या प्राइवेट कंपनीज को रिपोर्ट करते हैं? एयरपोर्ट ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की तरह होता है। उनका काम होता है एक फंक्शनल एयरपोर्ट के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना और इंश्योर करना कि सारी चीज़ें स्मूथली रन हो। तो फिर एयरपोर्ट के फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। नंबर 1 इज सिक्योरिटी। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कंट्री की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है और इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए CISF इंडियन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मैनेज करता है और हर जगह सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। सेकेंड इज एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अगेन ये ऐसा सेक्टर है जिसका एक्सेस प्राइवेट कंपनीज को नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। ATC सभी फ्लाइट्स के रूट प्लान करते हैं और कौन सा प्लेन कौन से रनवे पे लैंड करेगा, जिसकी भी प्लानिंग ATC के अंडर ही आती है। आपका बैग फ्लाइट से निकलकर कन्वेयर बेल्ट तक कैसे पहुँचता है, इसके लिए भी कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं। ये लोग और भी सर्विसेज मैनेज करती हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की क्लीनिंग, एयरप्लेन्स को रनवे से गेट्स तक गाइड करना। फ्लाइट्स में जो आपको खाना मिलता है वो भी सिलेक्टेड कंपनीज ही आपको प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि ताज सैट्स या स्काई गवर्नमेंट। फ्लाइट्स का डेटा बहुत ही क्रूशियल होता है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिजिटली मैनेज्ड। SITA जैसी ग्लोबल कंपनीज हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेक पार्टनर्स हैं। ये कंपनी इंश्योर करती है कि एयरपोर्ट का सारा टेक्निकल डेटा मेंटेन रहे और कोई ब्रेकडाउन ना हो। इन सेक्टर्स के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिए जाते हैं। बेसिकली
अडानी या जीएमआर जैसे लोग एक प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी सब डिपार्टमेंट से एक रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं। इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना ही ऑपरेटर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एयरपोर्ट बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट एयरपोर्ट्स के बाहर छुपा है। अब एयरपोर्ट्स को पर्पसफुली सिटीज से बाहर बनाया जाता है, जहां पर अगर एयरपोर्ट बन गया तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप हो जाता है। तो ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पहले से ही काफ़ी सारा लैंड पार्सल खरीद कर रख लेते हैं, क्योंकि ये सिटी से दूर बनाया जाता है तो वहाँ पर लैंड चीप होता है। इसीलिए ये ऑपरेटर्स हज़ारों एकड़ सस्ते में खरीद लेते हैं। ऑपरेटर्स वहाँ होटल्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बिजनेस पार्क बनाते हैं। दिल्ली का एरो सिटी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ्लाइट्स लेने के बाद ट्रैवलर भी आसपास ही होटल लेने का एक्सपेक्ट करता है, इसीलिए इन होटल्स का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। जब होटल्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो एमएनसीज भी इसी एरियाज़ में ऑफिसेज बनाना प्रेफर करती हैं। जब होटल्स और कंपनीज यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाती हैं तो ओवरऑल एरिया की ग्रोथ हो जाती है। इस रियल एस्टेट से जो रेंट आता है वो एयरपोर्ट को रिसेशन प्रूफ बना देता है। एक रीसेंट केस स्टडी माने तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एयरपोर्ट से तो लॉस ही बना रहे हैं, लेकिन इन रियल एस्टेट की रेंट की वजह से ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। इवन फ्लाइट्स कम भी हो जाए, लेकिन इन होटल्स और ऑफिसेज से रेंटल इनकम तो आता ही रहता है। ये ज़मीन गोल्ड माइन है। लेकिन आप सोच रहे होंगे रेलवेज तो गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, तो ये एयरपोर्ट भी तो गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है। लेकिन इसका एक रीज़न है, वहाँ पर टिकट्स को चीप रखना ज़रूरी है ताकि सब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के लोग ट्रैवल कर सकें। रेलवेज एक सोशल सर्विस की तरह काम करती है, इसीलिए वहाँ पर फूड और बेसिक एमिनिटीज़ एक नॉर्मल रेट्स पर ही मिलती हैं। पर एयरपोर्ट ऐसे सोशल सर्विस मॉडल पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई इन्वेस्टमेंट। एक सिंपल रनवे बनाने में करोड़ों रुपीस की इन्वेस्टमेंट लगती है। टाइम टू टाइम उसे रिप्लेस भी करना पड़ता है। एयरपोर्ट सेफ्टी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इतने स्ट्रिक्ट हैं कि बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के एयरपोर्ट चलाना इम्पॉसिबल है। अगर हम किसी भी वे ऑफ ट्रैवल से कंपेयर करें तो एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा रिस्की है। आपकी सेफ्टी, कंपनी के टाइमली चेक्स, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और ग्राउंड स्टाफ के सही काम करने पे डिपेंडेंट है। इन सब के बाद भी एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कितनी एयरलाइन कंपनी तो प्लेन्स को ओन ही नहीं करती, और हमने पिछले डेकेड में कितनी एयरलाइन कंपनीज को बंद होते हुए देखा है। एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैवल में इतने रिस्क होने की वजह से ही गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पीछे हट जाती है। अडानी और जीएमआर जैसे ग्रुप एक एयरपोर्ट की अपॉर्चुनिटी को एक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तभी ये ऑपरेटर्स इतने बड़े रिस्क को बियर कर पाते हैं और एयरपोर्ट्स को कमर्शियल हब बना देते हैं। तो दोस्तों, नवी मुंबई जवाहर एयरपोर्ट ये कोई सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक पावर हाउस है। ये साथ लेके आते हैं बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो याद रखिए, नेक्स्ट टाइम जब आप 400 रुपीज़ की कॉफ़ी किसी एयरपोर्ट से ख़रीद रहे होंगे तो आप एक कैफ़ीन नहीं ले रहे हो, बल्कि आप एयरपोर्ट मेंटेनेंस पे कर रहे हो। क्या रेलवे स्टेशंस को भी एयरपोर्ट की तरह कर देना चाहिए? आपके इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो।